Assalamu alaikum. Our next topic from the emergency medicine case is about hyperkalemia. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाइपरकेलीमिया का पेशेंट अगर आपके पास आता है इमरजेंसी में, सो हाउ यू विल ट्रीट दैट पेशेंट. तो इमरजेंसी में भी आप वार्ड में आप कैसे मैनेज करते हो पेशेंट को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सिनेरियो ऑफ अ पेशेंट विद हाइपरकेलीमिया. पेशेंट नेम इज़ Saad, a 60 years old patient named Saad is being monitored for multiple medical conditions. अब उसको जो है CKD का पेशेंट है वो, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. CKD के पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर हाइपरकलीमिया हो जाता है क्योंकि उनकी किडनी क्या कर रही होती है कि पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर रही होती बॉडी से. तो इस वजह से जो मोस्टली आपके पास CKD के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हाइपरकलीमिया होता है, तो आपके पास फिर इमरजेंसी में आते हैं. और क्या है कि he is currently asymptomatic but at risk for complications due to his अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़. तो ये है कि बस हम ना उसको CKD के पेशेंट है, हम उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं तो हमें पोटेशियम उसका रेज्ड मिलता है, 5.5 से ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो इतना हाई नहीं होता कि उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाए. अभी उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे जो हमारे सिनेरियो में पेशेंट है, बस हमने उसको क्लोजली मोनीटर करना है. सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो सिम्टम्स आते हैं ना पोटेशियम के हाई होने के, वो आपके जाके आते हैं जब पोटेशियम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, लाइक 7 से ज़्यादा हो जाता है. नॉर्मल जो पोटेशियम के लेवल्स होते हैं ना वो 5 से कम होते हैं. तो अगर 5 से ज़्यादा हो जाए तो सिम्टम्स नहीं आते, एसिम्टोमेटिक ही रहता है पेशेंट अनलेस कि उसका 7 से ज़्यादा पोटेशियम चला जाए, फिर जाके उसको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं. तो सिम्टम्स उसको जो है वो आना शुरू होते हैं. अब नेक्स्ट चीज़ हमने बात करनी है स्टेरो के बाद, वो है कॉजेज़ ऑफ पोटेशियम हाई पोटेशियम. तो पोटेशियम हाई कब होगा कि या तो बॉडी में इंटेक बहुत ज़्यादा है पोटेशियम की, दूसरी ये चीज़ है कि पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं हो रही किसी भी वजह से, और तीसरी बात यह है कि पोटेशियम बॉडी में नॉर्मल है लेकिन क्या हुआ है किसी वजह से वो सेल्स से निकल गया है और सीरम में आ गया है. तो पोटेशियम जो है वो सेल्स में रहता है ना नॉर्मली, तो सेल्स में नहीं रह रहा वो ना, पोटेशियम सीरम में आना शुरू हो गया, तो उसकी वजह से सीरम पोटेशियम हाई हो गया. सो ये आपके कॉजेज़ होते हैं ऑफ हाइपरकलीमिया. सबसे पहले है कि इंक्रीज़ इंटेक कैसे हो सकती है पोटेशियम की. इंक्रीज़ इंटेक ये है कि डाइट में पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंटेक लिया जा रहा है, पोटेशियम सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं, पेंसिलिन जी ली जा रही है, पैक्ड सेल RBCs जो हैं वो लग रहे हैं, उसकी वजह से हाइपरकलीमिया हो जाता है, और KCL के इंजेक्शंस लग रहे हैं उस वजह से. या हाई पोटेशियम डाइट क्या है कि साथ में उसको लाइक बनाना इंटेक है, डेट्स हैं, इनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है. इनको लेने की वजह से तो नहीं हाइपरकलीमिया होगा, ऑब्वियसली एसोसिएटेड कंडीशन होगी, कोई कोमॉर्ब्स होंगे तो फिर ही होगा, ठीक है. तो ये हो गया कि इंक्रीज्ड इंटेक की वजह से पोटेशियम हाई हो रहा है. दूसरा ये है कि एक्सक्रीशन पोटेशियम की कम हो रही है. वो कैसे हो सकती है, जैसे अभी हमने पेशेंट देखा रीनल फेलियर का था, CKD का पेशेंट था, उसके अंदर हो गया. कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हाइपरकलीमिया करवाती हैं, लाइक एनसेड्स हैं. इसके अलावा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 विच इज़ ऑफ हाइपरकलीमिया, एंड एडिसन्स डिज़ीज़ या एंड स्टेज रीनल डिज़ीज़, इन सब में हमारे पास जो है वो पोटेशियम हाई हो जाता है. फिर तीसरी चीज़ जो है जिसकी वजह से हाइपरकलीमिया होता है वो क्या है कि स्टोर्ड पोटेशियम जो था सेल्स में वो स्क्रीट आउट होके सीरम में आ गया. तो स्टोर्ड कैसे हो सकता है, स्टोर्ड कैसे बाहर आ सकता है, उसके कॉजेज़ देख लेते हैं. उसमें नंबर 1 कॉजेज़ हिमोलिसिस हो रही है जिसकी वजह से सेल्स में से पोटेशियम बाहर आ रहा है. रेब्डोमाइलोसिस हो रही है, लाइक प्रिजनर्स होते हैं आपको पता है, तो उनको जब वो बहुत ज़्यादा वो मारते हैं तो मसल्स टूटते हैं, तो उनमें से पोटेशियम निकलता है और क्रेटिनिन भी निकलता है, यू नो दैट. तो उस वजह से. और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, मतलब जब कीमोथेरेपी दी जा रही है तो जो सेल्स टूटते हैं तो उसमें से पोटेशियम निकल सकता है. तो दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपरकलीमिया. और क्या है कि एसिडोसिस की वजह से हाइपरकलीमिया होता है, हाइपरकलीमिया की वजह से एसिडोसिस होता है. ये दोनों एक दूसरे को करवा रहे होते हैं. तो रेस्पिरेटरी रेट हमें ज़्यादा मिलेगा एसिडोसिस में, और हम इनके लिए एबिजिस करवाएंगे. एसिडोसिस की वजह से हाइपरकलीमिया हो सकता है. और क्या है, एक्सरसाइज की वजह से हाइपरकलीमिया हो सकता है, और इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपरकलीमिया हो सकता है.
इसीलिए हम पेशेंट्स को इंसुलिन देते हैं, क्योंकि इंसुलिन क्या करवाता है, ये सेल्स के अंदर पोटेशियम को लेके जाता है। तो अगर इंसुलिन नहीं होगी तो सेल्स से बाहर आ जाएगा पोटेशियम। फिर बीटा ब्लॉकर्स, डिजिटालिस ड्रग है, सक्सिनाइलकोलाइन ड्रग्स हैं, ये कुछ ड्रग्स हैं जो पोटेशियम स्पेयरिंग होती है, मतलब पोटेशियम्स को सेल से बाहर निकाल देती हैं। So after discussing the causes of hyperkalemia, next thing we have to discuss is presenting complaints. पेशेंट आपके पास किस तरह से आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट आपके पास मोस्टली एसिम्टोमेटिक ही होते हैं। हम ऐसे पेशेंट की किसी वजह से सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा रहे होते हैं तो हमें पोटेशियम ज़्यादा मिल जाता है। अदरवाइज़ पोटेशियम के सिम्टम्स कब आएंगे, जब पोटेशियम 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 से ज़्यादा जब पोटेशियम होता है तो उसकी बात करते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पहला सिम्टम ये है कि पेशेंट की मसल वीकनेस या पैरालिसिस या पैरेस्थीसियास की हिस्ट्री हो सकती है, और पेशेंट के डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कम हो सकते हैं। पेशेंट नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया के साथ आ सकता है आपके पास, और पेशेंट आपके पास ईसीजी चेंजेस के साथ आ सकता है। मतलब ईसीजी चेंजेस मतलब कि वो ऑब्वियसली ईसीजी पे ही पता चलेगा, मतलब वो आपके पास जो है पैल्पिटेशंस के साथ आ सकता है, या टेकीकार्डिया या चेस्ट पेन के साथ आ सकता है। तो मतलब कि कार्डिक प्रॉब्लम है, मतलब ऑब्वियसली पोटेशियम जब आपका होगा ज़्यादा तो एट्रियल फिब्रिलेशन, और इसके अलावा ब्लॉक्स हो सकते हैं, एवी ब्लॉक हो सकता है, फिर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, मतलब ये चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन कि पोटेशियम कितना ज़्यादा है। कार्डिक एरिथमियास के साथ पेशेंट आएगा आपके पास। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि पोटेशियम लेवल हाई होने की वजह से जब 7 से ज़्यादा होगा तो फिर आपके पास क्या सिम्टम्स आते हैं। सो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की बात हो गई। नेक्स्ट हमने बात करनी है सिवेरिटी ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपके पास यहाँ में पेशेंट आता है हाइपरकलीमिया का, तो स्वेरिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। स्वेरिटी का कैसे पता चलता है, अब देखें मैं नॉर्मल आपको बताऊँ तो नॉर्मल जो पोटेशियम होता है वो 5 से कम होता है मेरे इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन अगर पोटेशियम जो है वो 5 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपरकलीमिया कहते हैं। अगर 5.5 से 5.9 तक है तो दिस इज़ माइल्ड हाइपरकलीमिया। अगर 6 से 6.4 तक है दिस इज़ मॉडरेट हाइपरकलीमिया, और अगर 6.5 से ज़्यादा है सो दिस इज़ सीवियर हाइपरकलीमिया। तो स्वेरिटी का हमें कैसे पता चलता है, एक तो हमें पोटेशियम के लेवल से पता चल जाता है कि अगर पोटेशियम का लेवल 6.5 से ज़्यादा आ रहा है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में तो इसका मतलब कि ये सीवियर हाइपरकलीमिया है। दूसरा, पेशेंट आपके पास आएगा मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस के साथ, मतलब सिम्टम्स आ रहे होंगे पेशेंट को हाइपरकलीमिया के। मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस क्यों हो जाती है, क्योंकि हाइपरकलीमिया जब पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, मसल्स की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। मसल्स को एक्साइटेशन में जो है वो मतलब रहना पड़ता है, तो वो वीक हो जाते हैं, पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं। तीसरी चीज़ इसकी वजह से हाइपरकलीमिया हमें पता चलता है कि ये स्वेयर है, वो है एक्टिव जीआईटी ब्लीड एसोसिएटेड है, या उसको जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है एसोसिएटेड। और चौथी चीज़ क्या है कि वो उसको कार्डिक एरिथमियाज है, मतलब ईसीजी चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, इसके साथ पेशेंट आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद स्वेरिटी का हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है इन्वेस्टिगेशंस। हम इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवाते हैं। सो जैसे ही आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है, जो पहली फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस है ना, उनकी बात करते हैं। पार्टी हूँ किधर, एक ही रखी हुई है, ये वाली पार्टी थी ना। ओके, आफ्टर डिस्कसिंग द सेवेरिटी ऑफ हाइपरकलीमिया हमें कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ इन्वेस्टिगेशंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया तो अब आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, आप इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवा सकते हो। बट यहाँ पे जो अभी इमरजेंसी में उसको सबसे पहले ज़रूरत है ना, वो उसमें जो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो 4 होती हैं ऑलमोस्ट। तो पहली इन्वेस्टिगेशंस है ईसीजी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईसीजी फाइंडिंग्स पे ही हमने देखना है, क्योंकि कार्डिक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स की। तो हमने देखना है कि ईसीजी फाइंडिंग्स कैसी हैं, क्योंकि जैसे जैसे पोटेशियम का लेवल बढ़ता जाता है ईसीजी फाइंडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होती जाती हैं। मैं आपको नीचे बताती हूँ कि किस तरह से वो स्वेरिटी का बताती है ईसीजी। नेक्स्ट है एबीजीज़। एबीजीज़ आपको बताएंगे कि जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ तो नहीं पेशेंट गया हुआ, और इसके बारे में बताएंगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है, मैंने आपको बताया था कि ये हाइपरकैलेमिया करवाता भी है और हाइपरकैलेमिया की वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो आरएफटीज़ हैं, जो कि आपको रीनल फंक्शन टेस्ट आपको बताएंगे कि पेशेंट रीनल फेलियर में तो नहीं गया हुआ जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हुआ है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक ये 3 चीज़ें जो है ना, मतलब 4 चीज़ें, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपने करवाने ही करवाने हैं, ईसीजी, आरएफटीज़ और एबीजीज़, ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं। या आपने पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आएगा तो आपने ये करवा लेनी है। और कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं, और आप सीबीसी करवा लेते हो अगर आपको कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए। हेमोलिसिस जो होती है या ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इनमें जो है आपको सीबीसी करवानी पड़ती है, एलएफटीज़ करवाने पड़ते हैं, और एलडीएच का लेवल जो होता है वो हेमोलिसिस ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में ज़्यादा हुआ होता है, और रेब्डोमाइलोसिस में आप जो है सीरम क्रेटिनिन करवाते हो, वो ज़्यादा हुआ होता है। इसलिए इसके अलावा जो है वी हैव के हमने करवाना होता है ये एडिसन्स डिजीज़ है ना, और उसमें उसके लिए रेनिन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये लेट होती हैं, बाद में जाके इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ये वैसे नेफ्रोलॉजिस्ट का काम होता है। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस। फिर हम ईसीजी फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं। देखें, नॉर्मल जो है वी हैव पी वेव, क्यूआरएस एंड टी वेव। अब देखें, अगर पोटेशियम का लेवल 6.5 से 7.5 होता है ना, तो उसमें हमारे पास होती हैं टॉल पीक्ड नैरो बेस्ड टी वेव्स। टॉल पीक्ड नैरो बेस्ड टी वेव्स, मतलब टी वेव जो होती हैं वो पीक्ड हो जाती हैं। अब ये देखें, आपको नज़र आ रही है ईसीजी चेंजेस में फर्स्ट पीक टी वेव मिल रही है, मतलब इसने एक पीक बनाई हुई है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये पीक्ड टी वेव है? तो इसने क्या किया होता है कि जो एक स्मॉल बॉक्स होता है ना, आपको पता है ईसीजी पेपर का, वो 1 मिलीमीटर का होता है, और एक बिग बॉक्स जो होता है वो 5 मिलीमीटर्स का होता है। तो अगर इसने 10 मिलीमीटर से ज़्यादा, मतलब 10 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा इसने ऊपर लिया होता है ना, मतलब ऊपर हुआ होता है ये 10 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा इन प्रीकॉर्डियल लीड्स, और 6 स्मॉल बॉक्सेस या 6 मिलीमीटर से ज़्यादा इन लिम्ब लीड्स, तो फिर इसका मतलब ये टॉल पीक्ड वेव है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, 6.5 से 7.5 पोटेशियम में क्यूटी इंटरवल शॉर्टनिंग हो जाती है। तो अगर आपको क्यूटी इंटरवल शॉर्टनिंग मिल रही है और टॉल पीक्ड मिल रही हैं, और इसका मतलब कि ये अभी पोटेशियम हाइपरकैलेमिया का शुरू वाला पार्ट हुआ हुआ है, मतलब 6.5 से 7.5 का। लेकिन जब 7.5 से 8 तक जाता है ना पोटेशियम, तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाता है, और पी वेव जो होती है, पी वेव वो फ्लैट होना शुरू हो जाती है। और क्यूआरएस जो होता है, जो पहले शॉर्टनिंग हुई हुई थी क्यूटी इंटरवल की, अब क्यूआरएस की वाइडनिंग हो जाएगी, मतलब वो 3 बॉक्सेस से ज़्यादा का हो जाएगा। और अगर पोटेशियम का लेवल 8 से ज़्यादा है तो उसमें जो है पी वेव्स बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएंगी। पहले जो थी वो फ्लैट हुई थी और अब बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएंगी। एसटी सेगमेंट एलिवेशन शुरू हो जाएगी 8 से ज़्यादा पे, और साइन वेव पैटर्न आना शुरू हो जाएगा, और लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इंक्रीजिंग स्वेरिटी, पहले पीक्ड वेव होती हैं, फिर क्या होता है, पीआर इंटरवल जो होता है वाइड होना शुरू हो जाता है, क्यूआरएस इंटरवल वाइड होना शुरू हो जाता है, और फिर देखें पी वेव पहले फ्लैटन थी, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और साइनोसाइडल वेव आ गई है। ये देखें, इसमें भी पीक टी वेव्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पी वेव्स जो हैं वो ख़त्म हो गई, टी वेव्स जो हैं वो पीक्ड ही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पी वेव्स जा रही हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होना शुरू हो गया।
सो इस तरह से हमारे पास जो है ना इंक्रीजिंग सेवेरिटी का पता चलता है ऑफ द हाइपरकैलेमिया। अब हमने बात करनी है ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के मैनेजमेंट में एक तो चीज़ मैंने आपको बताई कि पेशेंट आपके पास आया है तो आपने सबसे पहले जो है उसको एडमिट किया, उसके आपने जो है मेंटेन तो कुछ भी नहीं किया, उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ईसीजी, आरएफटीज और एवीजीज करवा लिए, ठीक है। उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस भेजने के बाद पेशेंट को देखना है कि अगर उसकी वो जो मैंने आपको सेवेरिटी वाली चीज़ें बताई थी ना, उसमें से अगर एक है, मतलब जो मैंने आपको बताई थी कि मसल वीकनेस, पैरालिसिस, 6.5 से ज़्यादा पोटेशियम, एक्टिव जीआईटी ब्लीड या ईएसआरडी साथ चल रहा है, या फिर ईसीजी चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, मतलब इनमें से कोई एक चीज़ है ना, तो फिर इट इज़ अ लेस अर्जेंट केस, इट इज़ नॉट एन एमरजेंसी। तो मतलब एमरजेंसी इतनी नहीं है, उसमें आपने जस्ट कॉजेज़ को रूल आउट करना है, एनसेड्स अगर पेशेंट ले रहा है उसको छुड़वाना है और पोटेशियम डाइट कम करनी है। और पेशेंट को जो है वो आपने पोटेशियम जो एक्सचेंजिंग मेडिसिन है, मतलब जो कि पोटेशियम को बॉडी में लाइक सेल्स में लेके जाएंगी, वो वाली आपने देनी है उसको, मेडिसिन एक्सचेंजर्स देने हैं। लेकिन जब पेशेंट को इन चारों चीज़ों में से जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब एक नहीं है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, तो फिर आपने पेशेंट की मैनेजमेंट इमरजेंसी भी करनी है, मतलब अब बहुत इसको स्वेल लेके जाना है। तो उसमें वी हैव ऑप्शन। सबसे पहले आपने जो चीज़ करनी है, ऑप्शंस नहीं कह सकते कि ये आपने मतलब करनी है स्टेप वाइज। सबसे पहले तो आपने ईसीजी मॉनिटर पास रखना है पेशेंट के, उसकी कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है, सीरियल ईसीजीज लेनी है उसकी, ये सबसे पहली चीज़ है। फिर आपने उसको मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र्स देने हैं। मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र में क्या आता है, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% सोल्यूशन आता है, उसका आपने 10 ml लेना है और उसको स्लोली आईवी देना है ओवर 5 मिनट्स। फिर अगर पेशेंट को देखना है, अगर उसकी ईसीजी चेंजेस रिवर्ट नहीं हुई, 5 मिनट इंतज़ार करना है, अगर नहीं हुई तो दोबारा देना है इंजेक्शन ये वाला। और फिर अगर आपने जो है वो आधे घंटे बाद दोबारा देखना है, ईसीजी चेंजेस रिवर्ट नहीं हुई तो फिर एक और डोज देनी है। मतलब ये आपने मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र इस तरह से देना है। दूसरा है आपका इंट्रासेलुलर शिफ्टर। इंट्रासेलुलर क्या करेगा कि ये जो है पोटेशियम को सीरम से सेल में लेके जाएगा। सो उसमें हमारे पास आता है इंजेक्शन 10% ग्लूकोज 500 ml, मतलब एक होता है ना 5% की डेक्सट्रोज होती है, उसकी एक 10% की डेक्सट्रोज होती है। आपने 10% वाली डेक्सट्रोज लेनी है, 500 ml ले लेना है उसका, और उसमें आपने 10 यूनिट्स डालने हैं रेगुलर इंसुलिन के, और फिर आपने उसको 1 घंटे में इन्फ्यूज़ करना है एट द रेट ऑफ 160 ड्रॉप्स पर मिनट। तो दिस विल शिफ्ट द पोटेशियम इनटू द सेल्स। क्या लिया आपने, 500 ml की एक ड्रिप ली 10% ग्लूकोज की, उसमें आपने 10 यूनिट्स इंसुलिन के डाल के उसको 1 घंटे के लिए चला दिया एट द रेट ऑफ 160 ड्रॉप्स पर मिनट। और दूसरी चीज़ जो इंट्रासेलुलर शिफ्टर होती है वो होती है नेबुलाइजिंग विद द सल्ब्यूटामोल विच इज़ अ बीटा एगनिस्ट। सल्ब्यूटामोल जो होता है ये वेंटोलिन होती है, इसकी 1 ml आपने लेनी है डाइल्यूटेड इन 5 ml ऑफ सेलाइन, और फिर इसको नेबुलाइज करवा देना। सल्ब्यूटामोल जो होता है ना, इसको आपने दे दिया, तो दिस इज़ एक्चुअली द केस। तो ये आपने 2 काम कर लिए, एक ने आपने मेम्ब्रेन स्टेबलाइज कर दी, दूसरा इंट्रासेलुलर शिफ्टिंग करवा दी। तीसरा है ऑप्शन हमारे पास, आपने एक्सक्रीशन करवानी है। तो एक्सक्रीशन के लिए वी हैव पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट्स के एक्सेलेट पाउडर आता है हमारे पास, ठीक है। इसका मैं आपको बताती हूँ, के एक्सेलेट, ओके। सो ये वाला जो है
पाउडर आता है केएक्सेलेट का, इसका केएक्सेलेट जो पाउडर है ना, इसका जो है 1 साशे जो होता है वो 30 ग्राम्स का होता है। ठीक है, 1 साशे 30 ग्राम्स का होता है। ये आप पर ओरली भी दे सकते हो, ठीक है, और रेक्टली भी दे सकते हो। रेक्टली जो है पर ओरल आपने देना है तो 30 ग्राम्स 1 साशे दोगे, और रेक्टली देना है तो 60 ग्राम्स 2 साशे दोगे। तो जो रेक्टल देना है ना वो आपने डूफलेक के साथ या लाइलैक के साथ या लेक्सोबिरॉन के साथ जो है वो मिक्स करके देना है एनीमा करवाने के लिए, एनीमा कह रही हूँ, रेक्टली देने के लिए। क्योंकि हम बाकी ड्रग्स अगर ओरली दे रहे हैं ना तो फिर इन रेक्टली ही इसको प्रेफर करते हैं। इस सैशे को हम साशे को जो है उसके साथ मिक्स करके डूफालेक के साथ तो फिर देते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है। और अगर ओरली दे रहे हैं तो वो जो साशे है 30 ग्राम्स का, उसको 100 ml वाटर के अंदर मिला के देना है, प्लेन वाटर में। सो इस तरह से क्या होगा, पोटाशियम जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस करवाता है, इस वजह से इसका यूज़ जो होता है वो हम इतना नहीं करते, लेकिन यहाँ पे अब हम करते होते हैं यूज़ इसे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आ जाती है। और अगर पेशेंट को साथ में एसिडोसिस है, उसकी पीएच जो है वो 7.5 से कम आपको मिल रही है ABGs पे, तो फिर आप जो है एसिडोसिस के लिए उसको, एसिडोसिस जो होता है उसके लिए आप उसको क्या दोगे, आप उसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन दोगे। 8.4% उसका होता है 25 ml। तो आप क्या करोगे, उस 1000 ml की डेक्सट्रोज वाटर लोगे, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपने देना है। तो आप क्या करोगे कि 1000 ml की या 1 लीटर जो है आप डेक्सट्रोज लोगे, ठीक है। 1 लीटर डेक्सट्रोज लेके उसमें आप 2 to 3 एम्प्यूल्स जो हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के डाल दोगे, और इसको आप 4 से 6 घंटे में दोगे। सो इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट 8.4% 25 ml, 2 to 3 ampoules are added to 1 liter of dextrose water and given over 4 to 6 hours। सो ये हो गया कि हमने एसिडोसिस की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अब पेशेंट अगर आपके पास फ्लूइड ओवरलोड के साथ है तो फिर आप क्या करोगे। फ्लूइड ओवरलोड में आपने क्या करना है कि पेशेंट को जो है 100 ml ऑफ 25% डेक्सट्रोज वाटर, मतलब इसके 4 एम्प्यूल्स होते हैं, तो 100 ml लेना है आपने 25% डेक्सट्रोज वाटर का, और उसमें आपने मिक्स कर देनी है 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, और फिर उसको आपने ओवर 1 आवर देना है IV माइक्रोब्यूरेट के अंदर डाल के, ठीक है। तो मतलब फ्लूइड ओवरलोड की स्टेट में है पेशेंट, तो फिर आप ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जो आप 1000 ml की ड्रिप दे रहे थे डेक्सट्रोज वाटर की, या 500 की ड्रिप दे रहे थे 10% ग्लूकोज की, अब वो नहीं आप दोगे। आप उसकी जगह पे फ्लूइड ओवरलोड वाले पेशेंट को 25% डेक्सट्रोज वाटर दोगे, और 500 ml वाली नहीं दोगे, 100 ml वाली दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है, और इसमें आपने 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन डालने हैं वही वाले। तो ये मतलब इसका है कि एक फ्लूइड ओवरलोड का पेशेंट है तो उसमें आपने वो 10% ग्लूकोज 500 ml वाली नहीं देनी, आपने 5% देनी है 100 ml वाली, ठीक है, 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन उसके अंदर मिक्स करके। फिर होती है एक हाइपर पोटेशियम कॉकटेल। कॉकटेल इसमें बनाते हैं, मतलब कॉकटेल समझ लें कि हमने 3 चीज़ें मिक्स करनी है, इसमें 3 चीज़ें मिक्स करनी है। एक 10 यूनिट्स इंसुलिन, 10 यूनिट्स लेने हैं आपने इंसुलिन के, प्लस आपने लेना है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, 10 ml का, जो ऊपर भी आपने 10 ml का लिया था, और 25% डेक्सट्रोज 25 ml, 25% डेक्सट्रोज
25 ml। इसके 4 एम्प्यूल हैं ये। तो ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स करके ना 100 ml इन्फ्यूजन सेट में आपने डाल देना है और पेशेंट को IV स्टैट देना है ओवर 15 to 20 मिनट्स। मतलब कि आपके पास मतलब मोस्टली ये मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ना कि आप पहले ये दोगे फिर ये दोगे। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप उसकी कॉकटेल बनाओ और वो पेशेंट को लगा दो। उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे लगाना है। इसमें आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र भी आ जाएगा, आपकी जो है वो इंट्रासेलुलर शिफ्टर्स भी आ जाएंगे, इंसुलिन भी आ जाएगी और डेक्सट्रोज भी आ जाएगी। और उसको 100 ml के अंदर लगा के आप उसको 15 से 20 मिनट्स या 1 घंटे में IV पुश कर दो। तो ये हो गया। अगर पेशेंट्स को इन सब से आराम नहीं आ रहा, मतलब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स, इंट्रासेलुलर शिफ्टिंग भी कर लिया, एक्सक्रीशन भी कर लिया है और ये सारा कुछ फिर भी उसको नहीं, रिफ्रैक्टरी केस है, पोटेशियम फिर भी बढ़ता जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस जो है वो आप फिर नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाओगे और वो करेगा। प्रिवेंशन पेशेंट को क्या बतानी है कि वो ड्रग्स जो कि पोटेशियम को ज़्यादा कर रही थी उनको डिसकंटिन्यू करना है, जिसमें हमने देखा था एनसेड्स थी, बीटा ब्लॉकर्स, डिजिटैलिस, सक्सिनैल्कोलिन, उन सबको स्टॉप कर देना है। हाई पोटेशियम फूड्स को अवॉइड करना है, डेट्स बनानास वगैरह नहीं लेने। कंटिन्यूस कार्डिक मॉनिटरिंग एंड ECG मॉनिटरिंग करनी है। NG ट्यूब पास करनी है, पोलिस कैथेटर पास करना है। जो कॉज है उसको रूल आउट करना है, उसको ट्रीट करना है और बाउल केयर करनी है। कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ठीक करना है, उसके लिए इलेक्ट्रोलोज या स्केलेस ड्रॉप्स देने हैं। अगर बहुत स्पेयर है तो अनीमा करना है। अगर रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया है तो फिर पेशेंट की नेफ्रोलॉजिस्ट को आप कॉल लिखेंगे और वो फिल्ट्रेशन या डायलिसिस की तरफ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ वी मैनेज द पोटेशियम, हाई पोटेशियम। अगर पेशेंट आपके पास वॉल्यूम ओवरलोड के साथ आ रहा है तो फिर पेशेंट को आप साथ में लेजिक्स दोगे। उसमें मतलब उसमें आता है फ्यूरेसेमाइड, ठीक है। वॉल्यूम ओवरलोड के साथ पेशेंट आ रहा है तो उसमें आप क्या दोगे, फ्यूरेसेमाइड जो होता है उसकी डोजेस का डिफरेंस आ जाता है कि जो एक्यूट किडनी इंजरी है उसमें फ्यूरेसेमाइड की डोज डिफरेंट है और पल्मनरी एडीमा में डिफरेंट है। अगर पेशेंट को पल्मनरी एडीमा है तो फ्यूरेसेमाइड की डोज कम होती है, वो होती है 0.2 to 0.4 mg पर kg, या हम कह सकते हैं 10 mg पर आवर एट द रेट ऑफ 12 ड्रॉप्स पर मिनट। और अगर पेशेंट को मतलब AKI है, एक्यूट किडनी इंजरी है, तो फिर फ्यूरेसेमाइड की डोज जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, 1 to 1.5 mg पर kg पर आवर या 40 mg पर आवर एट द रेट ऑफ 50 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है। तो पर डे अगर हम बात करें तो पल्मनरी एडीमा में सिंपली जो फ्यूरेसेमाइड की डोज है वो 200 mg पर डे है और AKI में, एक्यूट किडनी इंजरी में 600 mg पर डे है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। हमने इसमें सबसे पहले सिनेरियो डिस्कस किया, हाइपरकैलेमिया के कॉजेज़ देखी हमने, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स देख ली, सेवेरिटी का कैसे पता चलेगा, उसकी बेस पे हमने कैसे ट्रीट करना है। अगर एक सेवेरिटी का कोई भी एलिमेंट होगा तो हमने उसको अर्जेंसी में ट्रीट करना है और अगर एक से ज़्यादा है तो इमरजेंसी को कैसे मैनेज करना है वो हमें देखा। इन्वेस्टिगेशन हमने फर्स्ट लाइन कौन सी भेजनी है, ECG फाइंडिंग्स को कैसे देखना है और कैसे हमें पता चलेगा कि अब ये स्वेयर की तरफ ज़्यादा स्वेयर हो गया ECG चेंजेस से। और मैनेजमेंट में हमने देखा कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन कैसे करनी है, इंट्रासेलुलर शिफ्टिंग कैसे करवानी है और एक्सक्रीशन कैसे करवानी है और एसिडोसिस को कैसे ट्रीट करना है। अगर पेशेंट ओवरलोडेड स्टेट में है तो फिर इंट्रासेलुलर शिफ्टिंग कैसे करनी है, कॉकटेल कैसे बनानी है और डायलिसिस जो है वो कब करवानी है और वॉल्यूम ओवरलोड के केस में हमने फ्यूरेसेमाइड की क्या डोज रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।